नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज वंदे राष्ट्र में बात वो होगी जिससे इस देश को वास्तव में सबसे ज्यादा परेशानी रही है। ऐसी समस्या जो नासूर की तरह बीते कई दशकों से, बल्कि कहिए कि 1947 के बाद से ही इस देश के एक हिस्से पर इस तरीके से पैबस्त हुई कि पिछले 50 साल निकल गए, लेकिन वो समस्या दूर नहीं हो पाई। अब दूर होना शुरू हुई है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आज हम वंदे राष्ट्र में जिस इलाके की, जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जहां 4 मई को जनता का फैसला देश दुनिया के सामने आया और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने अपनी तरह से कई वादे इरादे पश्चिम बंगाल की जनता के साथ में किए थे। सरकार बनने के साथ ही जिस तरीके के वादे इरादे जनता के साथ किए गए थे, उनको लेकर कार्रवाई शुरू हुई। फिर वो दिन आया जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली पश्चिम बंगाल की। इसके बाद आज वो दिन है जब शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। यानी जो काम पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है उसमें और ज्यादा गति आएगी। लेकिन इसके साथ साथ जिस नश्तर की बात मैंने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में की, जिस तीर की, जिस भाले की बात मैंने इस कार्यक्रम में शुरुआत में की, वो है अवैध घुसपैठ। आज की खबर के हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे पश्चिम बंगाल के उस इलाके में जो बांग्लादेश से छूता है। हमने उन सीमाओं का जायजा लिया जहां पर लगातार पिछले 50 साल से घुसपैठ एक रोजमर्रा की चीज थी। कुछ पैसे देकर के उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश से, और रात के अंधेरे में जो लोग इधर आए, जिन्होंने यहां पर परिवार बनाए, बढ़ाए, शादियां की, और उसके बाद कई तो ऐसे थे जो बीवी बच्चे लेकर के आए थे। पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन जो सच 50 साल तक छुपा रहा वो 4 मई को उस सूरज के साथ रोशनी में आ गया, जिससे यह पता चला कि इस देश के अंदर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के हर राज्य में घुसपैठिए अपनी तरह से कायम हैं और हमारी राज्य सरकारें उनको डिटेक्ट करने में विफल नहीं हैं। हमारे देश में उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव कार्ड, वोटर कार्ड, तरह तरह की जो भी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज हैं, सब मुहैया होते रहे चंद हजार रुपयों में। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही घुसपैठ के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ, महाअभियान, वो अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए DDD का मॉडल सेट किया। आमतौर पर हिंदुस्तानी डी कंपनी, डी गैंग यही जानता था, लेकिन अब DDD क्यूब, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। पहचानो, नाम हटाओ, डिपोर्ट करो। इस मॉडल के तहत प्रशासनिक अभियान शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। डिटेक्ट के तहत संदिग्धों की पहचान की गई, पहचान की जा रही है। डिलीट का मतलब अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल थे उनके नामों को हटाया गया। और डिपोर्ट का मतलब है दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सीधे BSF को सौंपना, ताकि उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस रखेगी। सरकार के इस महाअभियान का साक्षी बनने के लिए आज की खबर के जाबाज रिपोर्टर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जमीनी स्तर पर पूरी खबर की पड़ताल की। बंगाल में नई सरकार बनने के बाद बहुत बड़े स्तर पर घुसपैठियों में खौफ देखने को मिल रहा है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर अपने मूल ठिकानों की तरफ लौटने लगे। आज वंदे राष्ट्र में बंगाल में नई सरकार के आते ही भूचाल, किस तरह से घुसपैठिए छोड़ रहे हैं बंगाल। बात
इसी पर होगी। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार में राज्य के सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनवाए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य उन लोगों को अस्थायी रूप से रखना है जिन्हें संदिग्ध माना गया है घुसपैठिए के रूप में, जिनकी नागरिकता संदेह के घेरे में है। खास बात यह है कि सरकार ने इन केंद्रों को जेल के बजाय सुविधा केंद्रों के रूप में तैयार किया है, जहां रहने वाले लोगों के लिए भोजन, चिकित्सा और ठहरने की ठीक ठाक व्यवस्था, उच्च स्तरीय व्यवस्था भी की गई है। हाकिमपुर के पास 3 होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें तेतुलिया पथेर साथी होल्डिंग सेंटर, चारघाट एचएस स्कूल होल्डिंग सेंटर और मेजाई प्राइमरी स्कूल होल्डिंग सेंटर इनके नाम हैं जो बनाए गए हैं। इन सेंटर्स में लगभग हर दिन कई 100 घुसपैठिए प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। हालांकि उन्हें सीधे बांग्लादेश नहीं भेजा जा रहा है। जिन लोगों को अवैध माना गया है उनके बायोमेट्रिक और बांग्लादेशी दस्तावेजों का पंजीकरण कर उन्हें होल्डिंग सेंटर में भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि लगेज बैगेज के साथ में बाकायदा अगर आप किसी जगह पर, मतलब कोई घुसपैठिया किसी जगह पर है और उसको उस जगह तक पहुंचने में दिक्कत है, तो फिर बसें भी लगाई हैं सरकार ने। उन बसों में भर करके उनको लेकर के आया जाता है ताकि सबसे करीब के उस जगह से, उस जिले के सबसे करीब सेंटर पर उनको रखा जा सके। जांच जो यहां पर हो रही है उसको भी इसलिए किया जा रहा है कि कल को जब बांग्लादेश ये वापस जाएं या बांग्लादेश की सरकार जब इस मामले में चिंतित हो कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये कौन से लोग हैं जो चले आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार के पास भी इस बात का पर्याप्त मसाला रहे, दस्तावेज रहे कि जो बांग्लादेश जा रहे हैं वो बांग्लादेशी रात के अंधेरे में चोरी छुपे अपना देश छोड़ करके भारत में गलत तरीके से घुसे थे। इसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके हाथ में दस्तावेज हैं जो बांग्लादेश के हैं। अभी तक वो हिंदुस्तान का माल काट रहे थे हिंदुस्तानी दस्तावेजों के आधार पर। अब सरकार इन होल्डिंग सेंटर्स के बारे में क्या कह रही है उसको भी सुनिए। देखिए, अमित शाह ने बहुत बार कलकत्ता में आया है और ये जो सीएम ऑफिस है उनके साथ बैठे हैं, बहुत सारे चिट्ठी लिखे हैं कि पहले हमको जगह दीजिए, जो 750 किलोमीटर ओपन एरिया है जिसमें फेंसिंग डालना है, वो उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको मालूम है अगर ये बॉर्डर बन जाए तो घुसपैठिया नहीं आ सकता है, उनका वोटर बैंक नहीं बढ़ सकता है, तो इसी के कारण में उन लोगों ने नहीं दिया है। तो यहाँ से अगर कोई अंदर आता है, क्या वहाँ पे बीएसएफ कितना रहेंगे कि बीएसएफ से एकदम पूरा एक वॉल बना देंगे, एक दीवार बना देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए तो फेंसिंग होगा। तो फेंसिंग के लिए अगर जगह नहीं देगा और आज वो जो बोल रहे अमित शाह के ऊपर दोष डाल रहे, तो अमित शाह को ये बातों पे अगर इन लोग पहले से ही सहमत हो जाते और उन जगह दे देते तो आज ये बोलने का भी उनको मौका नहीं मिलता। इसके लिए सब कुछ समझ, मतलब सूझबूझ कर ये लोग ऐसा किया है कि आने वाला दिन में हमारा काम भी हो जाए और गृह मंत्री जो उनके ऊपर हम लोग दोष भी डाल सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर सिकदर थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लोग डिटेंशन सेंटर में पहुंच रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, किस तरीके से लोग घुसते थे, उस पर सरकार का रुख इन्होंने स्पष्ट किया है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, लोग बाकायदा, इसको भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने बस यूं ही कह दिया और लोग चले जाएं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये बाकायदा लिखा पढ़ी में हो रहा है ताकि कल की डेट में अगर किसी तरीके का इंटरनेशनल कोर्ट हो या दुनिया के किसी जगह से कोई चीज सामने आती है तो भारत सरकार के सामने सारी चीजें हैंड्स प्रूफ रहें। आप देखिए कि ये व्यक्ति है जिसने अपना बांग्लादेश का रजिस्ट्रार का ये बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के खड़ा है और बता रहा है कि उसका जन्म कहां पर हुआ, किस जिले में हुआ, कहां से वो हिंदुस्तान में घुसा, इन सारी चीजों को अपनी जगह पर वो बता रहा है। और ऐसा एक नहीं है, ये तमाम लोग हैं जिनके पास बांग्लादेशी होने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, बावजूद इसके इनकी हिम्मत थी या इन्हें यहां पर हिंदुस्तान में कुछ लोगों की शह थी कि तुम आओ और जैसे मर्जी वैसे रहो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो अनाज का मामला हो, चाहे
जो सरकार की तरफ से इलाज पानी मुफ्त में होता है उसकी बात हो, चाहे किसी स्कीम के तहत महिलाओं को पैसा देने की बात हो। 1500 रुपया जो लक्ष्मी भंडार के तहत ममता बनर्जी पिछले कई सालों से लोगों को दे रही थी, आप कल्पना कीजिए कि ऐसे 30 लाख घुसपैठिए हैं, 30 लाख घुसपैठिए हैं, महिलाएं हैं जिनको ये 1500 रुपया हर महीने दिया जा रहा था। आप गुणा करके देखिए, 30 लाख इंटू 1500, जो आंकड़ा बैठता है करोड़ों अरबों रुपया हमारे देश का ये डकारे जा रहे हैं। इनके देश, मतलब अपने देश का हाल इनको दिखाई नहीं देता। और यहां हिंदुस्तान में आकर के जिस तरीके से ये रह रहे हैं, जिस तरीके से इनकी सेवा पानी हो रही है, ये अपने आप में कितनी हैरानी वाली बात। और सिर्फ दोषी वही नहीं है जो इनको घुसपैठ करा करके इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, दोषी वो भी हैं, दोषी वो भी हैं जो इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड ये सब बनवाने में मदद करते हैं, जो सेवा सेंटर्स पर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे देश का कानून बड़ा लुंज-पुंज सा है। चाइना हुआ, इजराइल हुआ, वहां पर इस तरीके की घुसपैठ करने वालों को शह देने वालों के लिए फांसी की सजा है, फांसी की सजा। ये तो अपने देश चले जाएंगे, लेकिन इस देश के भीतर जो जयचंद बैठे हैं उनका क्या? आपको यह भी बताते हैं कि जो होल्डिंग सेंटर है ये है क्या। सरकार ने कहा है कि ये कोई जेल नहीं है, बल्कि एक ट्रांजिट पॉइंट है। यहां पर जो लोग लाए जा रहे हैं वो संदिग्ध हैं, उन्हें, उन लोगों को भोजन दिया जा रहा है, साफ सुथरा भोजन भी दिया जा रहा है, साफ बिस्तर दिया जा रहा है, 24 घंटे की चिकित्सा भी उनको दी जा रही है। इन केंद्रों में किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 30 दिनों तक ही रखा जा सकेगा। इस दौरान उसके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। केंद्र की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पुलिस बल वहां पर तैनात है, सिविल डिफेंस को भी तैनात किया गया है, ताकि जो हमारे देश का मानवाधिकार है, यानी किसी भी नागरिक के लिए हमारे देश में जो एक सामान्य सी चीज है, शिष्टाचार है, उसको आखिर आखिर तक इनके साथ में निभाया भी जा रहा है। जिसको कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी निभाने में बड़े माहिर हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, आ जाओ हम निभाते हैं तुमसे। मतलब एक आदमी 1947 में हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करवा गया, उसके बाद निभा रहे थे। अब जो आया है वो कह रहे निभा तो रहे हैं, बस इतनी देर निभा रहे हैं जितने दिन यहां पे हो, इसके बाद तुम जाओ, जहां से पैदा हुए, जहां से आए वहीं जाओ। यहां बहुत हुआ। तो आप देखिए कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो भी इस बात के लिए निश्चिंत कर रहे हैं इनको भी, और साथ में दूसरे छोर पे कि किसी तरीके का अगर कोई यहां पर डैमेज करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी आगे चल करके कार्रवाई हो सके। ऐसे डिटेंशन सेंटर जो बनाए गए हैं इन पर हमला भी हो सकता है। अराजक तत्व इन डिटेंशन सेंटर्स को प्रभावित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार ने उसके भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं कि इनके जो ऐसे चाहने वाले अभी बचे हुए हैं, जिनको हम जयचंद कहते हैं हिंदुस्तान की भाषा में, गद्दार, ऐसे गद्दार अगर इन डिटेंशन सेंटर पर पहुंचे और कोई चूक हो ही जाए तो उनके भी चेहरे पहचाने जाएं, और पहचानने के बाद उनकी भी मरम्मत, उनको भी दुरुस्त करने का पूरा कार्यक्रम, पूरा इंतजाम सरकार ने करके रखा है। इसलिए अगर इस वंदे राष्ट्र कार्यक्रम के माध्यम से ये सरकार की ओर से जो चेतावनी है वो भी हम दोहराए दे रहे हैं कि अगर कोई सोच रहा है, सोच भी रहा है, तो उसको अभी निकाल करके बंगाल की खाड़ी में बहा दे, उसके लिए यही बेहतर है। वरना शुद्धिकरण तो तय है। कम से कम अभी जो स्थिति दिख रही है इससे तो बिल्कुल आप निश्चित जानिए और समझिए। बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी दौरे पर वहां गए। उन्होंने अपनी भाषण में, अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल के लोगों से, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हैं, उनसे कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम यहां पर ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिससे घुसपैठिए हटें यहां से। हमारी सरकार यह प्रावधान करेगी कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। अब
जिस तरीके से 4 मई को नतीजे आए, जो कुछ उखाड़ पछाड़ करना था विपक्ष को, यानी टीएमसी को, लेफ्ट को और भी तमाम लोगों को, उन्होंने अपनी तरह से हाथ पैर मार लिया। अभी हाथ पैर मारने के बाद जब ठंडा पड़ गया मामला, मतलब ताजिए ठंडे हो गए, तो उसके बाद फिर सरकार ने साथ साथ ही अपना एक्शन जारी रखा और उसका नतीजा यह हुआ कि जो बात अमित शाह चुनावी रैलियों में कह रहे थे कि नियम, कायदे, कानून वगैरह वो सब बने हैं और उसके तहत जो भारत में घुसपैठिए आए हैं उनको अभी से लौटना शुरू कर देना चाहिए, एसआईआर में जिनका नाम कट गया है वो चले जाएं, ये सारी बातें हो रही थीं। नतीजे आने के साथ और एसआईआर में नाम कटने के साथ ही पश्चिम बंगाल के बॉर्डर्स पर बहुत सारे लोग, थोड़े बहुत जिनके अंदर चेतना थी, वो लौटते चले गए। जो नहीं लौट पाए उनको डिटेंशन सेंटर में पहुंचाया जा रहा है। और अब अमित शाह ने जो बात कही थी उससे बात आगे बढ़कर के स्थिति यह हो गई है कि सरकार भेजे सो भेजे, वो खुद पहुंच रहे हैं कि भैया हमें हमारे देश जाने दो, हमें डिटेंशन सेंटर पे ना रोको, हम जा रहे हैं। अमित शाह को इस बात का गर्व भी होना चाहिए, हर देशवासी को भी होना चाहिए। जो कुछ उन्होंने कहा था वो आप जरूर सुन लीजिए कि अगर कोई घुसपैठिया, एक भी घुसपैठिया हिंदुस्तान में रह जाएगा उसको बाहर खदेड़ा जाएगा। गृहमंत्री ने यह भी कहा था कि हमारी सरकार का संकल्प है कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। अब वो चुन चुन कर अपना रास्ता पकड़ रहे हैं। हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में हमारा वादा था कि हम यहां से घुसपैठियों को बाहर करेंगे और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहले दिन से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया। दूसरा जो बड़ा काम था जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही है वो है फेंसिंग लगाने का। 2216 किलोमीटर का ऐसा पूरा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ नहीं लगी है, खुला इलाका है और ये बांग्लादेश और वो रहा भारत। इस तरीके की अभी हम तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे, बिल्कुल अगल बगल, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको कि कहाँ बांग्लादेश खत्म हुआ और कहाँ से भारत शुरू हुआ। रोड इस तरीके से बनी है, पोरस है, बिल्कुल कोरस, जिस तरीके से मन हो, जैसे मन हो, जब मन हो चले आओ। उस जगह पर बीएसएफ भी क्या कर लेगा, सैनिक तैनात भी हैं तो भी क्या कर लेंगे, क्योंकि जो आदमी इधर है, जो आदमी उधर है, बंगाली बोलते बोलते इधर चला आ रहा है। वही चुनाव के समय पे जय बांग्ला, यही नारा, इसीलिए कि हम बंगाली बोल रहे हैं। अरे बंगाली बोल रहे हो तो बांग्लादेश लिया क्यों था, पूर्वी पाकिस्तान बनाया क्यों था। और स्थिति यह थी कि पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश है वो पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बंगाल कर लिया जाए, इस तरीके की पूरी तैयारी थी। अब नहीं पता कि सरकार, यहाँ के सरकार कितना उसमें शामिल थी, जो उस समय थी नहीं थी, लेकिन ये सारी चर्चाएं अब आम हैं, सुनाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके के घुसपैठिए जिनका बरसों बरस से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था, जो जम करके किसी की सरकार को जिताते चले आ रहे थे और यहां पर माल राशन पानी उठा रहे थे, तो उनको आज जाना पड़ रहा है तो दर्द तो हो रहा होगा। उससे ज्यादा दर्द उनको हो रहा है जो उनको बसाए हुए थे।
केवल इतनी बात नहीं है, असम में तो यहां तक का कानून है कि आपने अगर किसी को घुसपैठिया कहा तो जो कह रहा है उसको साबित करना है कि वो घुसपैठिया है। अजीब हाल है। अभी घुसपैठिया कितना है हिंदुस्तान में, इसके ऊपर बाद में आऊंगा मैं। जिस तरीके से पेट में दर्द हो रहा है उनके जिनका वोट छीना जा रहा है, उनका दर्द भी आप सुन लीजिए। गृहमंत्री को सुन लिया, अब उनका दर्द भी सुनिए जिनके पेट में मरोड़ उठा है इन घुसपैठियों के जाने से। सुनिए। किसने रोका है कड़ी कार्रवाई करने के लिए? जो घुसपैठिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो बराबर होना चाहिए था। ये नहीं, फिर और क्या होगी? ये तो आप बराबर ये मांगते रहते हैं और इसलिए कानून पारित किए गए, सीएए, एनआरसी वगैरह वगैरह सब तो है आपके पास, सारे औजार, सारे हथियार। और सिर्फ यही नहीं, 1, 2, 3 लगातार 3 दफे हिंदुस्तान की सरकार आप लोग ही बनाए हैं, आप लोग ही चलाते हैं, देश की प्रधानमंत्री आपका पार्टी के ही। तो इतने दिन बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किसने आपको रोका? 3-4 बात बोलेंगे। एक, बॉर्डर की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, बॉर्डर की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की, होम मिनिस्ट्री की है, किधर भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। तो जिम्मेदारी ये, अगर इतने सारे घुसपैठिया आए, होम मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी लेके अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए था। दूसरा बात हम बोलेंगे कि ये घुसपैठियों को निकालने के लिए ही SIR किया गया। तो 92 लाख अभी भी डिलीटेड और एडजुडिकेटेड है कुल मिला के अभी तक। तो ये 92 लाख के अंदर कितने सारे बांग्लादेशी, कितने सारे रोहिंग्या, कितने सारे घुसपैठिया, कितने सारे इंट्रूडर, जिसको अनुप्रवेशकारी बोलते हैं, ये है, उसका लिस्ट देना चाहिए। अभी हमने जब जवाब मांगा, जब सवाल किया, तब इलेक्शन कमीशन ने बताया होम मिनिस्ट्री को पता है, होम मिनिस्टर को पूछा तब बताया गया कि इलेक्शन कमीशन को पता है। हमारे देश में जो राजनीति करने वाले हैं उनको पेंच घुमाने में, पेंच फंसाने में कितना मज़ा आता है और किस हद तक वो इस काम में माहिर हैं, ये दोनों लोगों की आपने बातें सुन करके, एक डोला सेन हैं जो टीएमसी की लीडर हैं और दूसरे अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो तो लोकसभा में LOP भी रह चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चुनाव जीतने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत रखने के लिए और किसी को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए देश के साथ में किस तरीके की, किस हद तक जाते हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, आप पार्टी रहिए, आप, हमने रोका है क्या? लेकिन आज ये आपकी सरकार में हो जाना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। बीजेपी की सरकार तो जो बनी है सो बनी है, अपनी जगह पर है, उनको जो करना चाहिए, उनके साथ में जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन देश को हैं वो तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख रहा है। आपने क्या किया था? और इस सवाल क्यों न पूछा जाए? और इस सवाल के पूछते ही क्यों लोगों को यह कहा जाने लगता है कि आप गोदी मीडिया हैं? ना, यह सवाल बहुत पहले पूछा जाना चाहिए था और उन पत्रकारों को पूछना चाहिए था जो हमसे पिछली पीढ़ी के थे। क्योंकि आज जिस उम्र में हम हैं, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये विरासत में जो हमें ये देश सौंपा गया है, ये विरासत में जो हमें देश सौंपा गया है, ये इससे आगे लेकर के हम चल रहे हैं। हम यहां से बात कर रहे हैं। हमारे 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले 1947 में इधर भी बहुत कुछ था, उधर भी बहुत कुछ था, लेकिन हमें यह मिला है। अब यह मिला है तो पिछले 75-76 साल से जो लोग सत्ता शासन में हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी थी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि इस देश में घुसपैठ ना हो। मुसलमान ने धर्म के आधार पर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया था, इसमें किसी हिंदुस्तानी को कोई दोमत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यही पश्चिम बंगाल है, यही नोवाखाली में महात्मा गांधी बैठे थे, हिंदू कट रहा था और वो कह रहे थे नहीं, अपना एक गाल कोई मारे दूसरा आगे कर दो। भाई क्या क्या तमाशा है? नेहरू क्या कर रहे थे?
सेनाएं, फौज, पुलिस, प्रशासन क्या कर रहा था? किसी दिन तो यह सिलसिला बदलना ही था। 50 साल लगे, बदल गया। जिसने वादा किया था अब वो वादा पूरा कर रहा है। उसमें भी दिक्कत है। उसमें भी दिक्कत है कि ये लिस्ट दिखाओ, वो लिस्ट दिखाओ, बांग्लादेश वाला कितना है, म्यांमार वाला कितना है, इधर का कितना है, उधर का कितना है। क्या करोगे लिस्ट देख के? वापस बुलाओगे या उसका रिकॉर्ड ट्रैक करोगे कि अच्छा मेरी सरकार आएगी, जब बाबा मरेंगे तो बैल बिकेंगे, उसके बाद तुम आना, फिर यहां पर नए बैल तुम्हें मिल जाएंगे? क्या है भाई? ऐसा चलेगा? ऐसा है क्या? तो इसका जवाब तो उन पार्टियों को ही देना पड़ेगा जो सत्ता में इससे पहले रही हैं। बीजेपी ने वादा किया, बीजेपी की सरकार बन गई, लोगों ने उसको वोट दे दिया। अब वोट देने के बाद अगर वो काम ये नहीं करेगी जो करने के लिए आई है, तो उससे सवाल बनेगा। अभी तो वो कर रही है। अब जब कर रही है तो उसके ऊपर और सवाल है कि बताओ ये म्यांमार वाला है कि घुसपैठिया है कि इधर का है कि उधर का है कि नो मैंस लैंड का है कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। क्यों? क्या करना है ऐसे आदमियों का? क्या करना क्या है ऐसे आदमियों का? और सिर्फ इतनी ही बात यहीं पर थम जाए ऐसा नहीं है। आप यकीन मानिए कि स्थिति इस तरीके की है कि पश्चिम बंगाल से एक आदमी घुसा हिंदुस्तान में। घुसने के बाद, अभी तक जो घुसपैठ होती थी, घुसने के बाद वो एक जगह पर जाता था। वहां पर उसको ये बताया जाता था कि कितने दिन के बाद तुम्हें किस राज्य में जाना है, किस राज्य में जाकर के किस जिले में जाना है, किस जिले में जाकर के किस मोहल्ले में जाना है, किस मोहल्ले में जाकर के कौन से घर में जाना है, कौन से घर में जाकर के कौन सा आदमी तुम्हारी मदद करने वाला है, कौन सा आदमी जो मदद करने वाला है तुम वहां करोगे क्या, क्या रोजगार करोगे, किस तरीके से कमाओगे, खाओगे, क्या करोगे। ये सारी चीजें, एक ऐसा भी रजिस्टर तैयार है जिसमें ये सब चीजें हैं। अभी उस रजिस्टर का मिलना बाकी है, वो भी मिलेगा किसी दिन। लेकिन ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। बताने वाले कौन हैं? वही लोग हैं, उन्हीं के सब घेरेबंदी करने वाले लोग हैं। धीरे धीरे चीजें आ रही हैं सामने। पहले किस्से कहानी लगते थे, अब लेकिन सही में लग रहा है। आप सोचिए कि एक एक काउंसलर, मतलब जो सभासद होता है, पार्षद होता है, उसकी क्या वक्त है। अब उस पार्षद के घर में भी सोने के मढ़े हुए दरवाजे लगे हैं। घरों के अंदर जो तहखाने हैं वहां आलीशान बिस्तर मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे सामान मिल रहे हैं जिसकी कल्पना बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले नहीं कर पाते हैं। वो सब मिल रहा है वहां पे। स्थिति यह पश्चिम बंगाल की कि आप अपने घर से निकले, आपको फर्ज कीजिए कि 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे जिले में जाना है, 23 ही जिले हैं, उसमें भी जाना है। आप घर से निकले, 20-25 किलोमीटर चले, एक बैरियर लगा हुआ गिर गया। पूछा कौन? बोले हम टीएमसी वाले, हमें इसका टैक्स दो, यहां से निकलने का, तब आगे जाने देंगे। वो सब बैरियर हट गए, 4 मई के बाद से हट गए। ये वसूली होती थी। आपको अपना घर बनाना है, अभी आप किसी भी राज्य में रहते हो, आपको अपना अगर घर बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप जाएंगे ईंटे वाले के पास, अगर जमीन आपके पास है तो आप ईंटा गुम्मा जहां से मिलना है वहां पे चले जाएंगे। बालू, मोरंग, गिट्टी, सीमेंट, जो कुछ आपको चाहिए वो जाएंगे, आप उसकी दुकान पे लिखवा देंगे। बांस बल्ली, लेबर आ गया, आपका मकान बनना, नींव खुदना शुरू हो गई, मकान बनने लगा। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होता था। बंगाल में जब आपको अपना मकान बनाना है, मकान छोड़िए, अगर आपको एक छत भी डलवानी है, अगर छत भी छोड़िए, टीन शेड डलवाना, तो उसके लिए आप जाइए उनके वहां, उस इलाके के जो भाई बैठाला हुआ था। अब वो तय करेगा कि आपको सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, बालू, सीमेंट ये सब कहां से लेना है, कौन सा मजदूर लगेगा, ये भी वही तय करेगा। पैसा कितना देना है वो भी वही तय करेगा, रेट कुछ भी चल रहा हो हिंदुस्तान में। यह स्थिति पश्चिम बंगाल में। अब यह सब बदल रहा है। जो धन अकूत रूप में आ रहा था वो रुक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें समस्या तो होगी उनको, खास तौर से जो अब तक इस तरीके की वसूली के आदी थे, जिनको और कुछ करना ही नहीं आया। पीढ़ियां बर्बाद की हैं इस देश की, ऐसे लोगों ने पीढ़ियां बर्बाद की हैं। और आज जब देश ने करवट ली है तो दर्द हो रहा है। आज की खबर, न्यूज चैनल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से बात की है। हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे उस जगह पर,
अभी हम आपको केवल बताते चले जाएं, इससे तो बात बनेगी नहीं। इस दौरान वो अपने कागज दिखाते नजर आए। कागज आप देखिए। हमारे संवाददाताओं ने इन लोगों से बात की है, इनसे पूछा है कि क्या कर रहे थे अब तक यहां, और अब जहां हो वहां क्या कर रहे हो। सुनिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का मुग्धा थाना से मौसमी अख्तर वो बंगाल में आई थी अवैध रूप से। कोई कागजात नहीं थे, कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। आज जब डिलीट, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट मतलब 3D की जो सामने आई है शुभेंदु अधिकारी सरकार की, तब बंगाल से लौट जाना पड़ रहा है बांग्लादेश। क्या होगा उनका फ्यूचर? আমি ফুবু এনেছি। কিভাবে সেটা কি বৈধ হবে না অবৈধ হবে? এনেছে ভোটার বই, ভোটার দিয়ে আর দালাল ধরে এনেছি। দালালদের কোন কোন বর্ডার দিয়েছে? ওটা আমি বলতে পারি না। ভোটের জন্য এসেছিলেন? না না, আচ্ছা। এমনি কাজের জন্য বাসা বাড়ি। তারপরে এখানে থাকতেন কোথায়? গুটিয়ারি, গুটিয়ারি ছিল। কুটিয়ারি শেল্টার। কি কাজ করতেন? আমি যে 8 বছর, তখন আমার ফুবু কাজে লাগা দিছে। আপনি কবে এসেছিলেন? 8 বছর আগে। 8 বছর আগে। কিভাবে এসেছিলেন? আমার স্বামী এনেছিল। হ্যাঁ? স্বামী নিয়ে এসেছিল। স্বামী নিয়ে এসেছিল। মানে স্বামী কি বৈধভাবে এসেছিল? না, স্বামী কিভাবে এসেছিল? ওই একই সঙ্গে এসেছিলাম। মানে টাকা দিয়ে এসেছিলেন কি? মনে হয় টাকা দিয়ে, আমি শিওর জানি না। এসছি 8 বছর দিলে? জি। কাগজপত্র ছিল কোনো? না এসেছিলেন না। তো এখানে এত বছর ধরে রয়ে গেলেন কাগজপত্র ছাড়া? এত দেখুন, আজকাল তো কোনো ব্যাপার না। আধার কার্ড বানিয়েছিলাম, ও ফ্রি বানিয়ে দিয়েছিল। আচ্ছা, আধার কার্ড সামনে? না না না, ফেলে দিয়েছে। আধার কার্ডে যখন আমাকে থাকতেই দিচ্ছে না, এই যে আধার কার্ড কে বানিয়ে দিয়েছিল আপনাকে? ওখানে ডেকে ডেকে বানাতো ফ্রি। কারা? ফ্রি ওইখানে লোকই বলতো। কোন লোক? মানে কোন রাজনৈতিক দলের লোক? না 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 না, এমনি সাধারণ লোক যে জায়গায় আমরা কাজ করতাম, বলে আধার কার্ড আছে, একটা আধার কার্ড বানিয়ে কোনোদিন তোর শরীরে কোনো রোগ ব্যাধি হলে ফ্রি চিকিৎসা হবে, এই সিস্টেম হয়েছিল। কোথায় আপনাদের বাড়ি? তোমরা সুখী থাকো। হ্যাঁ, কোথায় বাড়ি? আমাদের বাড়ি কলারা থানা, সাতক্ষীরা জেলা। ये गाड़ी से ही जो लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया, वो जो घुसपैठिया या अवैध बांग्लादेशी जो है उन लोगों को लिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा होल्डिंग सेंटर पे। ये हकीमपुर बॉर्डर के पास 3 होल्डिंग सेंटर बनाया गया, और सिर्फ 3 होल्डिंग सेंटर में ही रखा जाएगा इन जो लोग जाएंगे उन सबको। फिर इन सबको भेजा जाएगा बांग्लादेश अपने जो घर पे। हकीमपुर बॉर्डर से पार्थसारथी के साथ सोहेली और सुमन गांगुली, आज की खबर। पथेर साथी बंगाल में इस जगह पे ही, सौरभनगर के इस जगह में ही रखा गया है बांग्लादेशियों को। ये बंगाल में अब घोजारंग वो जो बॉर्डर है हकीमपुर बॉर्डर के सामने, ये होल्डिंग सेंटर में ही जो अवैध बांग्लादेश है, जो घुसपैठिया है, उन लोगों को यहाँ पे रखा जा रहा है। फिर यहाँ से भेजा जा रहा है हकीमपुर बॉर्डर में बांग्लादेश भेजने के लिए। ये एक होल्डिंग सेंटर है, इसके सिवाय हकीमपुर के करीब और 2 सेंटर बनाया गया, लेकिन ये सबसे बड़ा होल्डिंग सेंटर है। करीबन 300 से 400 आदमी, 300 से 400 अवैध बांग्लादेशी हो या घुसपैठिया हो, ये लोग यहाँ पे रह सकता है। आज भी 240 घुसपैठिया बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशियों को बॉर्डर में भेजा गया। ये वो होल्डिंग सेंटर है। কয়রা থানা, গোবরা গ্রাম। আমি এসেছিলাম 3 বছর হয়ে গেছে। এখন এখানে ডকুমেন্টস লাগছে বলে আমরা চলে যাচ্ছি। ডকুমেন্টস তৈরি করতে পারিনি বা বানাতে পারিনি, কে দেবে আমাদের? তা আমরা চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ। তোমরা চোরা পথে এসেছিলে? হ্যাঁ, চোরা পথে এসেছিলাম। কত টাকা দিয়ে এসেছিলে? আমি এসেছিলাম 8000 টাকা দিয়ে। কোন বর্ডার দিয়ে? আসলে এই বর্ডারটার নাম আমরা জানি না গো, কারণ আমাদের মেলার লোকের সঙ্গে পার করেছিল, আমরা জানি না। কখন এসেছিলে? রাত্রে, সকালে? হ্যাঁ, রাত্রে এসেছিলাম। রাত্রে এসেছিলাম। কিভাবে এসেছিলে? আমরা এসেছিলাম বাড়ি থেকে যোগাযোগ করে, ওনারা আমাদের পার করে দিয়েছিল। কিভাবে পার করলো? সাঁতরে নাকি বাসে না গাড়িতে? না, আমাদের পার করেছিল নদী পথে। দেশে? হ্যাঁ, বলুন। মাটি তোলা যাচ্ছে চার দোকানে। কোথায় আপনাদের তোমরা বাড়ি? সুখী থাকো। হ্যাঁ, কোথায় বাড়ি? আমাদের বাড়ি কলারা থানা, সাতক্ষীরা জেলা। তো এই এত বছর ধরে ছিলেন, এবার ফিরছেন, কেমন লাগছে? ছবিটা হবে না, সবাই তো যেতে হবে আগে পিছিয়ে। চলো। এখানে
2-3 বছর টোটো চালাচ্ছি। আর 20-25-30 বছর আগে 225 গাড়ি চলতো, শ্যামবাজারে যেত। এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে আসতো লোক, ওই গাড়ি থেকে সব বাংলাদেশে আসতো আর কি ঠিকঠাক ভাবে সঠিকভাবে আসতো অনেকে? হ্যাঁ, পার হয়ে আসতো, পার হয়ে চলে যেত ওই গাড়ি। সঠিকভাবে আসতো না পয়সা টয়সা দিয়ে? পয়সা দিয়ে, সবাইকে পয়সা দিয়ে, পার হতে পয়সা পুলিশে পার হবে যারা আছে দালাল তারা আছে, পুলিশকে দিত ঘুষ। হ্যাঁ, ঘুষ টুস দিয়ে এইভাবেই আসতো। 8 বছর ধরে কাগজপত্র ছিল কোন এখানে যে এসেছিলেন? এখানে এত বছর ধরে রয়ে গেলেন কাগজপত্র ছাড়া? এত দেখুন আজকাল তো কোনো ব্যাপার না, আধার কার্ড বানিয়েছিলাম তো ফ্রি বানিয়ে দিয়েছিল। আচ্ছা, আধার কার্ড না না ফেলে দিয়েছে। আধার কার্ডে যখন আমাকে থাকতেই দিচ্ছে না, আধার কার্ড কে বানিয়ে দিয়েছিল আপনাকে ওখানে? तो ये वो लोग हैं, हालांकि बोल बंगाली में रहें, लेकिन जो बात समझ में आ रही है इनकी, वो ये कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि हम एक दिन हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर जो सरकार आ गई है, जिन लोगों का आधार, राशन कार्ड और ये वो पहले बन गया सो बन गया, अब वो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो अपनी जगह पे है। इनका बन भी नहीं पाया और SIR में, या जो बना हुआ था उससे SIR में चूंकि इनका नाम कट गया, 2003 की लिस्ट में इनका नाम पाया नहीं गया, तो उस लिहाज से अब इनको तो वापस जाना ही पड़ेगा। अलग अलग तरीके का काम कर रहे थे, रोजगार में कोई ऑटो चला रहा था, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई ऐसा तो कोई वैसा, महिलाओं को अलग से 1500 रुपए और जो सरकार की तमाम योजनाएं थी उनका लाभ अपनी जगह पर मिल ही रहा था। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके की उसने सख्ती की है, जिस तरीके का पुलिस प्रशासन का रवैया बदला हुआ नजर आया है, जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल टूटा है, उसके बाद इन लोगों के सामने भी केवल एक यही रास्ता बचा है कि ये रहा बंगाल की खाड़ी, या तो उधर चले जाओ, नहीं तो अपने देश वापस चले जाओ। बांग्लादेश के हो, म्यांमार के हो, XYZ किसी भी कंट्री के हो, हिंदुस्तान के नहीं हो। तो बेहतर यही इन्होंने समझा है, समझदार हैं, देर से आए हैं, दुरुस्त ही कर रहे हैं कि अब चले जाएं, वरना यहाँ डिटेंशन सेंटर में अगर दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई, बंगाल में एक एक आदमी का चिन्हीकरण करके उसको दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई, तो फिर ठोकाई पिटाई अलग से होगी, पता नहीं और क्या क्या हो। बेहतर यही है कि निकल लो। अब ऐसा भी नहीं है कि जो घुसे वो सिर्फ मुसलमान हैं। मैं फिर से इस बात को कहता हूं, भारत में बांग्लादेश से घुसने वाले सिर्फ मुसलमान हैं, ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके का अत्याचार होता है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, सबके जहन में होगा, जिंदा जला दिया, काट दिया, मार दिया, जिस तरीके की स्थिति अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में बनी हुई थी। हिंदुओं ने भी बहुत अत्याचार बांग्लादेश में सहा है, और डर करके अपनी जान की हिफाजत को लेकर के कैसे कैसे भी वो हिंदुस्तान में दाखिल हो गए। अभी जब दाखिल हो गए और उनमें से कुछ पहले से हो सकता है कि रुके ही हो, मतलब जब देश का बंटवारा हुआ तब से उनका आधा परिवार इधर, आधा परिवार उधर, फिर जब मारपीट होने लगी, ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, तो उसके बाद जो उधर बसे थे उनमें से कुछ ऐसे थे जो इधर आना चाहते थे। इस तरीके की तमाम किस्से हैं, कहानियां हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें निकल करके आ रही हैं, उनकी भी पड़ताल होनी है। लेकिन इस बॉर्डर से जिन लोगों को, जिन घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बहुत सारे हिंदू भी हैं जो अलग अलग वजहों से, ख़ास तौर से बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार से प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान में घुसे। लेकिन आज जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, उसमें उनके लिए भी यही भला है कि वो वापस बांग्लादेश चले जाएं। हमारी सरकार ने, मतलब इसी योगी सरकार, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ही, भारत की ही अपनी सरकार ने एक ऐसा रास्ता भी बनाया है जिसमें चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वहाँ के जो हिंदू परिवार हैं वो किस तरीके से इस देश में आ सकते हैं, उसके लिए भी एक पूरा रास्ता बनाया गया है हिंदुओं के लिए। उसके ऊपर भी बवाल हुआ था, लेकिन अभी ये भी शराफत से वापस जा रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार से हमारी संवाददाता सहेली दास मिली, आप सुनिए उस परिवार का क्या कहना है। यहाँ पर डिटेंशन कैंप में एक अनोखा कहानी देखने को मिला है, जहाँ पर एक भाई अपने बहन को छोड़ने के लिए आया है और
फिर से एक बार मुलाकात होगी भी या नहीं, वो एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। सुपर्णा मंडल जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो यहाँ पर दुर्गानगर में रह रहे थे अपने भाई के साथ, और वो भाई उनको डिटेंशन कैंप में यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, আপনি এখানে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, 6-7 ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছেন। আপনি কবে এসেছেন এখানে? আমি এই 3-4 বছর হয়েছে যাচ্ছি। আপনি বেআইনি পথে এসেছেন? হ্যাঁ, বেআইনি পথে এসেছি। তো বেআইনি পথে যে এসেছেন এটা তো ভুল। তা ভুল হয়ে দেখো সাথে করে এলাম। চলে যাচ্ছে 3-4 বছর ধরে যে আপনার কাছে ছিল, এখন যে চলে যাচ্ছে আর তো দেখা হবে না, মন খারাপ? হ্যাঁ, মন তো খারাপ। আচ্ছা, এখানে যেমন পশ্চিমবঙ্গে সরকার বদল হয়েছে, ঠিক তেমনই তো বাংলাদেশেও সরকার বদল হয়েছে, সেটা নিয়ে কি একটা ভয় কোথাও থেকে যাচ্ছে? দিদিকে তো আপনি ছাড়তে এসেছেন। হয়তো ওনাকে তো বললাম যে থাকো, তা উনি বলতেন ছেলেরা আছে, সেই জন্য তো। ছেলেরা তো আছে, তারা তো বাংলাদেশে রয়েছে, কিন্তু এখান থেকে তো তাদেরকে যে সরাসরি বর্ডার পার করা হবে সেটা নিয়ে তো একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কারণ একটা হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হবে বলা হচ্ছে। ঠিক হবে, এই এক কষ্ট। দুজনে তো দুটো দেশের মানুষ, সীমানার উপরে আপনার দিদি, সীমানার এপারে আপনি, কতটা মন খারাপ? মন খারাপ, খুব। एक थे बीपी मंडल, जब बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी बना तो उसमें जिन्ना के साथ में चले गए थे, और ये जो सेंसस हुआ था उस समय पे जो बात हो रही थी उसमें उन्होंने अपने बिरादरी के तमाम लोगों से उस तरफ के इलाके में वोट करवा दिया था। बाद में गए और जिस तरीके की स्थिति में भाग के वापस हिंदुस्तान में आ गए। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी कहानियाँ बॉर्डर के दोनों तरफ देखने को मिलती हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन जो मुसलमान चूंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, चले गए तो चले गए, अब इधर कुछ है नहीं तुम्हारा, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनको इधर आने के बाद सरकारों ने शय दी है, वो बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उनके परिवार आज भी यहाँ पर है बांग्लादेशी। वो ऐसे लोगों का भी नंबर आएगा। बेहतर ये है कि अपने कागज पत्तर उधर से निकलवाओ और चले जाओ, अच्छा यही है। क्या फायदा जलील हो करके जाओ। हिंदू फिर भी समझदार है, उधर अत्याचार है, मारा जाएगा, जान से मारा जा सकता है, मारा जा रहा था, जिसे भाग करके आया डर के, फिर भी वो जा रहा है कि नहीं इस देश में हमारा अगर राशन पानी नहीं है, इतने ही दिन का था, तो हम जा रहे हैं वापस। ये भारत सरकार को चिंता करनी है कि अगर हमारी जान की हिफाजत हो सकती है, हम हिंदू हैं, वहां सताए जाएंगे, तो हमें वापस कैसे लाना है। वो ठीक है, तब की तब देखेंगे, अभी जा रहा है। ये भी समझदारी हिंदुओं से समझने वाली है। मुसलमान ने खूंटा काट के बैठा है कि उसके बाप का माल सब यही है। अरे ले गए भैया तुम्हारे पूर्वज 1947 में। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या काफी गंभीर और दशकों पुरानी है, जिसका राज्य की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बांग्लादेश के साथ लगती लगभग 2216 किलोमीटर लंबी सीमा राजनीतिक संरक्षण के चलते ये मुद्दा बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बन गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि ये घुसपैठियों की समस्या जो बनी वो किस तरीके से बनी और किस तरीके से ये लगातार बढ़ती ही चली गई। बंगाल के कई जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा रही है। डेमोग्राफी बदलाव के कारण स्थानीय संसाधनों पर भी भारी दबाव पड़ा है। भारत में जाली भारतीय मुद्रा, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, यही घुसपैठिए अपने नेटवर्क के जरिए करते हैं। घुसपैठियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के साथ ही भारतीय राजनीति, लोकतंत्र के उत्सव को भी प्रभावित किया है। बंगाल के साथ देश में भी अपराध को ये बढ़ावा देते हैं, अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सब तय रहता है इनका कौन से जिले में जाओगे, कौन से राज्य में जाओगे। तो जिस तरीके से हमारी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बन रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने डेमोग्राफिक चेंज किया है, हमारे देश की पॉलिटिक्स को चेंज करने की कोशिश की है, पॉलिटिकल पार्टीज को बायस्ड किया है इन्होंने, देश से गद्दारी अपने देश से भी की और यहां पर भी आकर के मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में षड्यंत्र किए हैं। इतने सारे अपराध हैं कि अगर एक एक अपराध को लेकर के मामला चले तो बरसों लग जाएंगे। बेहतर यही है कि जैसे निकल रहे हैं, जहां से निकल रहे हैं, निकल जाओ। और मेरे ख्याल से उन पार्टियों के लिए भी ये एक मौका है जो इस देश पर कभी राज करते आए हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, राज्य की बड़ी पार्टियां हैं, देश की बड़ी पार्टियां हैं, कम से कम इस मामले में देश का साथ दें,
ताकि ये घुसपैठिए यहां से बाहर हो सकें। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में पिछले 2 दशकों में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई। राजनीतिक दलों और केंद्रीय एजेंसियों का मानना है कि यह वृद्धि अवैध घुसपैठ की वजह से हुई। ग्राफिक्स के जरिए यह भी आप समझिए कि बंगाल में किन शहरों में घुसपैठ की वजह से मतदाताओं की संख्या बढ़ी, कहां इफेक्ट पड़ा। बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में 105% मतदाताओं की वृद्धि हुई इसी घुसपैठिए के कारण, इन्हीं घुसपैठियों के कारण। उत्तर 24 परगना, बारासात, दमदम, बशीरहाट 83% मतदाताओं की वृद्धि हुई। सब SIR में किनारे किए गए। जलपाईगुड़ी 82% मतदाताओं की वृद्धि हुई। बंगाल में कैसे ये पूरा समीकरण बदल रहा था। दक्षिण परगना 24, 72% मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई। डेमोग्राफी भी चेंज हुई। उत्तरी दिनाजपुर, तो ये जिले हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या में भारी हेरफेर हुआ। ये घुसपैठिए आए, यहां इनका वोटर ID कार्ड बना और उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनी कि आज देश भुगत रहा है। अब ये भुगत रहे हैं। कथित फर्जी हस्ताक्षर के मामले में जांच के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में CID की एक टीम एक बार फिर से TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट आवास पर पहुंची है। जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए भवानी भवन में पेश होने को कहा था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 15 दिन का समय मांगा। इस बीच CID अधिकारियों ने आवास परिसर पहुंचकर वीडियोग्राफी की और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच में हर पहलू बारीकी से दर्ज किया जा रहा है। ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये CID की टीम है। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है। अभिषेक बनर्जी वही शख्स हैं जो ममता बनर्जी के भतीजे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जो लोगों से मिलने जुलने की कोशिश की या जो चुनाव के बाद हिंसा हुई, उनका कहना यह था कि हम वहां पर गए और वहां हमारे साथ मारपीट हुई। जिस तरीके की मारपीट हुई, उनका कहना अपनी जगह पे, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट इस बात के मिल नहीं पाए। कुछ अंडे, कुछ टमाटर, कुछ पत्थर उनके हेलमेट पर आकर के जरूर लगे, जिसको हम लोग वीडियोग्राफी में देख रहे हैं। उससे इनकार भी नहीं है, हो सकता है मारपिटाई हुई हो। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई थी, उसमें इसी बंगाल से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया था और उनको असम में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। तब TMC की सरकार ने कुछ नहीं किया था। अभिषेक बनर्जी तब भी पावर में थे और अभी भी उनको यह गुमान था, नतीजे आने से पहले, कि ये गुमान उनका टूटेगा नहीं। अहंकार से तो हिंदुस्तान में कहानियां सुनाई जाती हैं, दस्तावेज हैं, रामचरितमानस और रामायण जैसे, कि न तो महाभारत जैसे, न दुर्योधन का अहंकार बचा, न रावण का अहंकार बचा। आपका भी अहंकार ही है और कुछ विदेशी ताकतों की से बनी हुई आपकी ऐसी ताकत, जिसने इस देश की पूरी पीढ़ी को मटियामेट करने की एक साजिश रची। इस बात को कहने में एक पत्रकार के तौर पर भी कोई गुरेज इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सबूत आ रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बयान हम सुन रहे हैं, उसको कैसे अनसुना कर दें, उसको कैसे अनदेखा कर दें। इस देश के भीतर, इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज ने, इस देश में पैदा हुए लोगों ने अगर इतना बड़ा घात किया है इस देश के साथ, इस समय, इस युग में, तो ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए। और आप कानून के पछड़े में अगर फंसाते हैं तो उस स्थिति में कहां तक और कैसे, कब तक न्याय होगा, यह हमारी न्यायपालिका को भी सोचना है। रही बात, चलते चलते इतना और बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के हर राज्य में घुसपैठिया है। लेफ्ट की सरकार रही है केरल में, अभी अभी वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है। बीजेपी वहां पर भी अपनी धमक हनक बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे घुसपैठिए इन डिटेंशन सेंटर पर ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो केरल से आ रहे हैं। अभी गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम नहीं पूरा पड़ रहा है, वो नहीं हो पा रहा है उस रफ्तार से जैसा बंगाल में दिख रहा है। इस रफ्तार को भी बढ़ाना पड़ेगा। इस देश को अगर बचाना है तो हर नागरिक को इस जगह पर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी को हर नागरिक जानता है कि इस टुकड़े के अलावा हमारे पास कोई दुनिया में दूसरा टुकड़ा नहीं है
जहां यहां से अगर हमें हटना पड़ा तो हम कहीं जा पाए। इसीलिए यह कार्यक्रम शुरू किया, इसीलिए हमने इसका नाम भी वंदे राष्ट्र रखा कि इस देश का वंदन होता रहेगा, इस राष्ट्र का चिंतन होता रहेगा और 140 करोड़ आदमी हिंदुस्तान का जो पैदा है, जो हिंदुस्तानी है, वो अगर सोचता रहेगा तो सरकारों का भी बोझ कुछ कम होगा, कुछ काम हमारी प्रशासनिक मशीनरियों का भी कम होगा, थोड़ा सा हमारे सेना के बीएसएफ के जवान भी हल्का महसूस करेंगे। अंदर से भी ताकत देनी पड़ती है, अंदर से भी ताकत देनी पड़ती है। अगर शरीर में कुछ अंदर बचेगा ही नहीं तो डॉक्टर आपको वेंटिलेटर पर कितने भी दिन रख ले, जाना तय है। इसलिए जरूरी है कि वेंटिलेटर पर पड़े इस सड़े हुए सिस्टम को वापस उठ के खड़ा किया जाए। खड़ा करने वाले भी हम और आप हैं। बंगाल में हो रहा है, केरल से भी घुसपैठिया बाहर निकलने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है कि किसी बहाने निकल जाएं। बाकी भी जो हिंदुस्तान में हैं, वंदे राष्ट्र के जरिए हम उनको ये संदेश दे रहे हैं कि भाई चले जाओ, अभी मौका है, आराम से निकल जाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद तकलीफ बढ़ने वाली है। थोड़ा सा डरना सीखो क्योंकि मौसम बदल रहा है। पूरब में एक नया सूरज रोज निकल रहा है और कह रहा है वंदे राष्ट्र। नमस्कार।